मैं मोनोसेक्राइड से हल्का फुल्का रिवीजन करा दे रहा हूं क्विकली। तो आप लोग मोनोसेक्राइड कौन सी थी जिसमें सिंगल शुगर रेसिड्यूज थे, है ना, सिंगल शुगर रेसिड्यूज थे, वो सारे कौन थे हमारे, मोनोसेक्राइड थे। इनका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ करता था, CnH2lOn। इनको फर्दर मोनोसेक्राइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज करके सिंपल शुगर आपको मिल जाएंगी। अरे बताओ हाँ या ना, पागल हो रहे हो तुम, नहीं मिल सकती, ये खुद ही सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर है, तुक्का मार रहे हैं। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड यार, इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, अगर उनको तोड़ोगे तो इसमें से ये तीन चीज निकलेंगी, ये खुद ही मोनोसेक्राइड, इसमें सिंपल शुगर क्या निकलेगी, खुद भी सिंपल शुगर है वो। हाथी पार्क, इधर देखो आगे की बात। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड मिनिमम 3 कार्बन की बनी हो सकती है और मैक्सिमम 7 कार्बन की हो सकती है। अब ये जो मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन की शुगर्स थी, उनको हम लोगों ने नाम दिए थे। अगर वो 3 कार्बन से बनी हुई थी उन्हें क्या कहा गया था, ट्रायोज। 4 कार्बन की तो टेट्रोजेज, 5 कार्बन की तो पेंटोजेज, 6 कार्बन की तो हेक्सोजेज और 7 कार्बन की तो हेप्टोज। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायो शुगर थी इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, इसके अंदर पुट करके देखो रेशियो क्या रखना है, 1:1 का, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन उतने ही ऑक्सीजन जितने कार्बन होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C3O। इसकी एल्डोज फॉर्म कौन सी थी, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। और इसकी जो कीटोस फॉर्म थी वो कौन सी थी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये थी इसकी कीटोस फॉर्म। अच्छा ये बताइए टेट्रोसिस फॉर्म का जनरल फॉर्मूला क्या था, C4H8O4। एल्डोस फॉर्म क्या थी इसकी, एरिथ्रोज। और कीटोस फॉर्म क्या थी इसकी, एरिथ्रोलोज। उसके अलावा पेंटोसिस का जनरल फॉर्मूला क्या था, H10O5। इसके एग्जाम्पल क्या थे, एक तो राइबोज शुगर थी और एक और एग्जाम्पल था इसका, नहीं अबे राइबोज का तो, राइबोज के लिए इसकी कीटोस फॉर्म बन गई थी राइबोलोज, और जाइलोज के लिए बन गई थी जाइलोलोज। हेक्सोस शुगर का जनरल फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल थे, कौन कौन से थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज। और उसके अलावा इसकी जो कीटोस फॉर्म थी वो कौन सी थी, फ्रक्टोज, केवल फ्रक्टोज थी जो इसके अंदर आ रही थी। हेप्टोसिस के जनरल फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, C7H14O7। इसके एग्जाम्पल था इसका ग्लूको हेप्टोज, और यहाँ पे क्या था, सीडो हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज, ये इसका क्या था, कीटोस फॉर्म थी, है ना। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि किसी भी मोनोसेक्राइड के 2 तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बताया था आपको लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर चेन स्ट्रक्चर, और एक बताया था मैंने रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर की मैंने 2 फॉर्म बताई थी, एक बताई थी पायरनोज फॉर्म और एक फ्यूरानोज। तो एकांश बेटा पायरनोज और फ्यूरानोज फॉर्म में क्या डिफरेंस था, ये 6 मेंबर्ड रिंग थी और ये 5 मेंबर्ड रिंग हुआ करती थी। इसमें 4 पोजीशन पे क्या था, कार्बन और 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 पोजीशन पे कार्बन और 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन, यही था। तो यहाँ पे इसके पास में जो बन रही थी वो कंप्लीट रिंग बन रही थी, यहाँ पे जो रिंग बन रही थी वो कंप्लीट बन रही थी, जो कि 6 कार्बन की हुआ करती थी, 1 2 3 4 5 एंड इसके ऊपर 6th कार्बन यहाँ पे लगा हुआ था। और फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको
केवल जो रिंग बनती हुई मिल रही थी वो 1 2 3 और 4 कार्बन से मिल रही थी। हालांकि इसके अंदर 6 कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन मैंने ये लगा दिया CH2OH की फॉर्म में, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ, और इसके ऊपर आप लगा सकते हो सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। तो आप ये देखिए 6 कार्बन इसमें भी है और 6 ही कार्बन इसमें भी है, लेकिन इन दोनों की जो रिंग्स हैं दोनों में अंतर है। तो ये वाला रिंग स्ट्रक्चर है, इसे हम लोगों ने फ्यूरान स्ट्रक्चर कहा था, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पायरान स्ट्रक्चर कहा था। पायरान स्ट्रक्चर में आपको 5 पोजीशन पे कार्बन मिल रहा था और 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन, और वहां पे देखिए यहाँ पे 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 और 5 पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, कार्बन। और यहाँ पे देखिए 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, 1 2 3 और 4 पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, कार्बन। तो ये डिफरेंस था। और बाकी लीनियर स्ट्रक्चर में तो हम लोगों ने सीधा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 ये हमने बना दिया था इसका स्ट्रक्चर, लीनियर चेन स्ट्रक्चर किसी भी मोनोसेकेराइड का, मतलब 6 कार्बन की शुगर का, ठीक है। और इसके साथ में हम लोगों ने ऑल्टरनेट पैटर्न में जोड़ दिए थे H और OH को, ठीक है। H और OH को यहाँ पे हमने जोड़ दिया था। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था जो आपको बताया गया था, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का था। तो 6 कार्बन लीनियर स्ट्रक्चर ये होता है, और 6 कार्बन के ही पायरन और फ्यूरन स्ट्रक्चर वो वाले हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक बात बताई गई थी, वो बताया गया था एपिमर्स और आइसोमर्स के बारे में, है ना। एपिमर्स और आइसोमर्स क्या होते हैं। एपिमर मैंने बताया था, एपिमर्स वो आइसोमर है जिनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी या ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी, यही बताया गया था। तो यही बोला गया था कि एपिमर्स आर दोज आइसोमर्स in which orientation of hydrogen and hydroxyl is different, वो अलग थी, या आप एक तरीके से कह सकते हो ओरिएंटेशन वहां पे चेंज हो जा रही थी। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था 3 मॉलिक्यूल के लिए। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये तीनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6। तीनों का जनरल फॉर्मूला एक ही है, तीनों का जनरल फॉर्मूला एक ही है, लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट हो रहा है, तो मैंने आपको इस बात में ये बताया गया था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों एक दूसरे के एपिमर होते हैं, ये एक दूसरे के एपिमर होते हैं एट कार्बन नंबर 4। कैसे होंगे एपिमर्स, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मैं यहां से ओरिएंटेशन करना शुरू कर दे रहा हूं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, ये मैंने इसकी कार्बन पोजीशन कर दी। अब आप ये देखिए फोर्थ कार्बन के ऊपर यहां पे आपको हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ मिल रहा है। और दूसरी रिंग जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसमें क्या होगा, जो फोर्थ कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इस तरीके से था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर हो जाएगा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो जाएगा। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रहने वाला है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल नाम दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन के ऊपर और यहाँ पे फोर्थ कार्बन के ऊपर एक दूसरे की अपोजिट ओरिएंटेशन में क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया ग्लूकोज का और ये मॉलिक्यूल हो गया गैलेक्टोज का, और इन दोनों के अंदर बस क्या दिक्कत आ रही है, बस चौथे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन बदल रही है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता हो, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एपिमर्स। क्लियर है मेरी बात? अब दूसरी बात, यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो आपको बता दिया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे ग्लूकोज और मैनोज की बात कर ले रहे हैं, ग्लूकोज की और मैनोज की बात कर ले रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के एपिमर थे एट कार्बन नंबर 2। तो सपोज करो ग्लूकोज के अंदर अगर हम लोग कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल को इस तरीके से लिख दे रहे हैं, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला यही रहेगा जो यहाँ पे था। अब इसी को आप इस तरीके से बनाएं कि इसमें जो सेकंड कार्बन पोजीशन होगी, जो सेकंड कार्बन पोजीशन होगी उसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की ओरिएंटेशन को आप बदल दें। तो ऐसी कंडीशन में, अच्छा दोनों का बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, मतलब जैसे यहां पे आपको OHH मिल रहा है, यहाँ पे आपको OHH मिल रहा है, यहाँ पे HOH मिल रहा है, यहाँ पे CH2OH मिल रहा है और H मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है। सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ। तो आपको केवल डिफरेंस जो मिलेगा वो इस सेकंड कार्बन के अंदर मिल रहा है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर इनका सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें आपका सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस एक कार्बन के ऊपर, एक किसी पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर ओरिएंटेशन हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल की बदल रही है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे क्या कहलाएंगे? एपिमर्स कहलाएंगे। और ये जो एपिमर बनाए हैं मैंने आपके सामने ग्लूकोज और मैनोज के लिए बनाए हैं, जो एक दूसरे को कार्बन नंबर 2 पे देखते हुए मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? एपिमर्स। अब इसी के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी जिसे कहा था मैंने एनोमर्स। क्या कहा था? एनोमर्स। तो एनोमर्स में मैंने बोला था कि पहले कार्बन की पोजीशन के बेसिस पे एनोमर्स डिसाइड किए जाते हैं। अगर वो फर्स्ट कार्बन अबव है तो उसे हम अल्फा पोजीशन कहेंगे, और अगर वही फर्स्ट कार्बन बिलो नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो उसे हम बीटा कहेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे ये मैंने शुगर की रिंग लगाई और इस शुगर में इस पहले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। और सपोज करो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था तो इसे कह देंगे अल्फा ग्लूकोज। क्लियर है मेरी बात आपको? सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है और हाइड्रोजन बिलो है, तो ये क्या कहलाएगा? बीटा। और अगर ये ग्लूकोज होता, फ्रक्टोज होता, मैनोज होता, गैलेक्टोज होता, तो उसके आगे हम लोग अल्फा, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो अल्फा ग्लूकोज, ऐसे ही अगर ये गैलेक्टोज है तो अल्फा गैलेक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा मैनोज। ऐसे ही बीटा भी हो सकता है, बीटा ग्लूकोज, बीटा मैनोज, बीटा फ्रक्टोज, बीटा गैलेक्टोज। बस वहां पे आपको देखना क्या है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर ओरिएंटेशन कैसी है। क्लियर है मेरी बात सभी को? कि यहाँ पे बस आपको ये देखना है पहले कार्बन पे H ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो अल्फा, अगर ग्लूकोज है तो अल्फा ग्लूकोज, वहां पे तो बीटा ग्लूकोज। क्लियर है? अब मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताई थी, मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताए थे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बताया था कि सपोज करो यहाँ पे ये पहला जो है ग्लूकोज मैं बना रहा हूं और सपोज करो ये एक अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, ये एक अल्फा ग्लूकोज है और मैं इसे दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ में जोड़ना चाह रहा हूं। सपोज करो मैं यहाँ पे इसे दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ में जोड़ना चाह रहा हूं और यहाँ पे ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ है, फोर्थ के ऊपर भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल एक साथ प्रेजेंट है। अब ऐसा हो कि इसके पहले कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोक्सिल और इसके चौथे कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोक्सिल एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर जाएं और रिएक्ट करने के बाद में कंडेंसेशन रिएक्शन हो और कंडेंसेशन रिएक्शन होकर वाटर यहाँ से रिलीज हो जाए,
तो सपोज करो वाटर रिलीज होना है तो 2 हाइड्रोक्सिल है ना, तो इसमें से एक और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां से चला जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये दोनों जो शुगर है वो एक दूसरे के साथ में इस तरीके से बॉन्ड बनाती हुई मिलेंगी। और ये किसके बीच में बना है, पहले और चौथे कार्बन के बीच में बना है। और ये जो कार्बन था वो कैसा था, मतलब ये जो ग्लूकोज था या जो मॉलिक्यूल था मोनोसेकेराइड का वो कैसा था, अल्फा। तो हम लोग इसे क्या नाम दे देंगे, अल्फा। और पहले और चौथे के बीच में बन रहा है तो क्या कह रहे थे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। क्लियर है मेरी बात। अब इसी तरीके से कितने भी तरीके के लिंकेजेस हो सकते हैं। सपोज करो वो पहले और छठे कार्बन के बीच में बनता है तो उसे हम लोग अल्फा या बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह सकते हैं। ऐसे ही ये बीटा भी हो सकता है। और ये अल्फा और बीटा डिसाइड कैसे होगा, अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन के बेसिस पे, और इनके नाम बदलते चले जाएंगे। बस डिपेंड ये करेगा कि वो 2 मोनोमर्स के किस कार्बन के बीच में बन रहे थे, है ना। ऐसे ही अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही बीटा 1,3 भी बन सकता है। कई तरीके के बन सकते हैं बॉन्ड। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि किसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कितने पहले मोनोमर का कौन सा कार्बन है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरे जो मोनोमर है या शुगर है उसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। और मैंने इसके लिए आपको एक बात बताई थी, ब्रांच पॉइंट बताए थे, तो मैं उस बात को भी जब मैं पॉलीसेकेराइड बताऊंगा तो उसके अंदर उस सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर एक छोटी सी बात जो कल बताना के लिए रह गई थी, वो बात ये थी कि एक हम लोगों ने जब वो पढ़ा था राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो हमने क्या पढ़ा था कि राइबोज शुगर जो थी उसके सेकंड कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था। और हमने इससे डीऑक्सीजनेशन कर दिया, मतलब इससे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटने के बाद क्या रह जाएगा, केवल हाइड्रोजन। और डीऑक्सीजनेशन से बनने वाली जो शुगर थी उसे हम क्या कह रहे थे, डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। तो ये वाली जो शुगर बनाई गई थी ये तो हो गई सिंपली क्या, आपकी राइबोज शुगर, ये हो गई राइबोज शुगर। और यहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर रह गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्सिल से ऑक्सीजन निकाल दिया गया, मतलब डीऑक्सीजनेशन कर दिया। तो इससे जो शुगर फॉर्म हुई है उसे हम लोग नाम दे देंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है मेरी बात सभी को, पक्का क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम शुरू कर रहे हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के बाद हम लोग ओलिगोसेकेराइड और फिर पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे डाइसेकेराइड शुरू करूंगा। ये आज की क्लास यहां से शुरू हो रही है, आज की क्लास यहां से शुरू होगी। तो देखिए डाइसेकेराइड वो होते हैं जो बने होते हैं मेड अप ऑफ 2 शुगर रेसिड्यूज, जो 2 शुगर रेसिड्यूज से मिलकर बने होंगे उन्हें हम डाइसेकेराइड कहते हैं बेटा। और इन डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो पहला एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो है लैक्टोज। लैक्टोज को बेटा हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, मिल्क शुगर है ये। और इसे 2 चीजें बनाती हैं, इसके अंदर जो होता है अल्फा ग्लूकोज, पहला मॉलिक्यूल जो इसके अंदर जुड़ा होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल वो होता है बीटा गैलेक्टोज, जो इसके अंदर होगा उसे कहते हैं हम लोग बीटा गैलेक्टोज। ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके हमारे लैक्टोज की फॉर्मेशन करते हैं, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, 2 मिल गए तो डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड शुगर क्या बना रहा है, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है ना, बीटा गैलेक्टोज। और यहाँ पे लगा कैसे होता है, तो पहले बेटा ध्यान रखना, पहले बीटा गैलेक्टोज होगा, पहले बीटा गैलेक्टोज होगा। अगर आपसे सीक्वेंस भी पूछ लिया जाए तो पहले बीटा गैलेक्टोज है, और वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अल्फा ग्लूकोज से जुड़ा होगा। तो किसी भी लैक्टोज के अंदर जो पहला मॉलिक्यूल होगा वो गैलेक्टोज होगा, ना कि ग्लूकोज। हालांकि आप याद करने के लिए याद कर सकते हो ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाता है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है तो आपको याद रखना होगा कि बीटा ग्लूकोज पहले प्रेजेंट होगा, पहले नंबर पे, और वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर रहा होगा और अल्फा ग्लूकोज के साथ में
तब जाके एक लैक्टोज की फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से दूसरा जो मॉलिक्यूल आपको यहां पे पढ़ना है वो है माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज या आइसोमाल्टोज, दोनों ही एक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके। मतलब इनके पास में क्या होता है, दो अल्फा ग्लूकोज एक दूसरे के साथ में जुड़ेगी और इन दोनों के बीच में अल्फा, मतलब ऐसे समझिए कि ये अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगी दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ में, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगी दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ में। और तीसरा जो हमें मॉलिक्यूल यहाँ पे पढ़ना है वो होता है जिसे हम कहते हैं सक्रोज। सक्रोज, सक्रोज। और सक्रोज कैसे बनता है, एक अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में, नहीं अल्फा ही होगा यहाँ पे, अल्फा फ्रक्टोज होगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा अल्फा ग्लूकोज पहले होगा और वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करता है अल्फा फ्रक्टोज के साथ में। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं ब्रैकेट में पल्ले पढ़ रहा नहीं, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, सीक्वेंस बता रहा हूं कि कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट पहले प्रेजेंट है और कौन सी बाद में प्रेजेंट है और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा है। जैसे यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज है, ये इस बॉन्ड से इसके साथ में जुड़ रहा है, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3-4 मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल है डाइसैकेराइड के, इतना याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा, इससे सवाल निकल जाएंगे आपको पुराने सारे के सारे। अब जैसे 2 शुगर रेसिड्यूज एक साथ जुड़ रहे थे तो डाइसैकेराइड बन रहा था, और मैंने बताया था आपको अगर 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक साथ जुड़ जा रही थी तो क्या बन जाएगा, ओलिगोसैकेराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पे अगला हो जाएगा कौन सा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, और ये जो ओलिगोसैकेराइड होता है बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात आप, ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 9 शुगर रेसिड्यूज जुड़े होंगे, ठीक है, 2 से 9 शुगर रेसिड्यूज जुड़े होंगे। और इसका एक एग्जांपल आप याद रखना, रेफिनोज, रेफिनोज और स्टैचियोज, और स्टैचियोज, ये 2 आपको नाम याद रखने होंगे ओलिगोसैकेराइड के अंदर। अब जो डिटेल में आपके एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया गया, हालांकि देखो मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लेके चल रहा हूं, एनसीईआरटी के साथ साथ जो बाहर की चीजें उन्हें भी मैं कवर कर दे रहा हूं इसी में। अब लास्ट है हमारा टॉपिक जो एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है, वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होगा, दे आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 10 शुगर रेसिड्यूज, जिसमें भी 10 से ज्यादा शुगर रेसिड्यूज या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स एक साथ चेन में जुड़ जाएं, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब पॉलीसैकेराइड को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। पहला कैटेगराइजेशन जो होगा, पहला कैटेगराइजेशन जो होगा पॉलीसैकेराइड का, वो होता है कि इसको बनाने के लिए जो मोनोमर्स या शुगर्स हैं वो एक ही तरीके की हैं या 2 डिफरेंट टाइप की शुगर्स इसे मिलकर बना रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे जिसके अंदर केवल एक ही टाइप का शुगर रेसिड्यू लगा हो उसे हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड कह देते हैं, उसे हम होमोपॉलीसैकेराइड कह देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ग्लूकोज 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 की एक बहुत बड़ी सी चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें ग्लूकोज के अलावा कोई दूसरी शुगर नहीं दिख रही ना, तो क्या है ये, होमो। जैसे फ्रक्टोज 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 की एक बहुत बड़ी सी चेन है, तो ये क्या हो गया, होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की एक चेन दिखाई दे रही है, तो ये जो चेन बनी है इसमें केवल एक ही मोनोसैकेराइड लगा हुआ, दैट इज नेट, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, होमोपॉलीसैकेराइड। तो जिसमें भी एक टाइप के शुगर रेसिड्यू लगे हो वो होमो, और जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के शुगर रेसिड्यूज मिल जाए, जैसे सपोज करो नेग और नैम मिल जाए या ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज की चेन बन जाए, तो वो क्या बन जाएगा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो नेग नैम नेग नैम, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, तो ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके एक चेन बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है मेरी बात सभी को, होमो और हेट्रो में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पे दूसरा मैं जो बात कर रहा हूं वो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड।
वो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर रेसिड्यूज मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, इनके नाम और एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर्स ये सब याद रखने हैं। तो देखो, होमोपॉलीसैकेराइड जो बने होते हैं मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ शुगर, या मोनोसैकेराइड जो एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड से मिलके बने हो, वो होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। और जिसमें 2 डिफरेंट टाइप की शुगर होती हो, जो बने होते हो मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर या मोनोसैकेराइड यूनिट, जिसके अंदर 2 तरीके की शुगर या मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़े हों, वो हमारे कहलाते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इसके अंदर उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला स्टार्च, इसमें अल्फा ग्लूकोज की बहुत बड़ी सी चेन लगी होती है बस। ग्लाइकोजन, इसमें केवल अल्फा ग्लूकोज ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सेलुलोज, इसके अंदर बीटा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज ही है, उसके अलावा दूसरा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। इनुलिन, इसके अंदर केवल फ्रक्टोज आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं मिलता। काइटिन, इसके अंदर आपको मोनोमर के तौर पर नेग मिलेगा, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसी की एक बहुत बड़ी सी यूनिट काइटिन के स्ट्रक्चर को बना लेगी। तो ये क्या हो जाएंगे आपके होमोपॉलीसैकेराइड। अब सपोज करो हाइड्रोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से होंगे। तो हाइड्रोपॉलीसैकेराइड में देखो ज्यादा डिटेल नहीं है, जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं मैं केवल उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखूंगा जिससे क्वेश्चन पास्ट में बने हुए हैं, पुराने नीट में या एआईपीएमटी में। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर आपको मिलेगा नेग प्लस नेम, ये 2 यूनिट्स हैं जो मिलके इस पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के मॉलिक्यूल को बना रही है। उसी तरीके से एक होता है हेलोरोनिक एसिड, ठीक है, हेलोरोनिक एसिड सुना है इसका नाम कभी? शैम्पू वैम्पू के ऐड में सुना होगा, है उसी में होता है ये। तूने नहीं सुना? बेकार आदमी है तू फिर, ठीक है, सुन लिया कर इसे, ठीक है। तो एक बात बता, तू कैसे हाइबरनेशन पे है क्या? देखो, अरे नहीं यार, दोनों चीजों को दिमाग में रखना चाहिए ना, काम एकदम सही है। तभी तो हम टीचर हैं, ठीक है। डी ग्लूक यूरोनिक एसिड, और साथ में इसके होता है नेग, ये 2 यूनिट्स मिलके इसे बनाती हैं, हेलोरोनिक एसिड की फॉर्मेशन करती हैं। उसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे हेपरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? हाइड्रोपॉलीसैकेराइड के, ठीक है। हाँ, हेपरिन एंटीकोगुलेंट होता है बेटा। अब हमें करना क्या है, हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। ज्यादा डिटेल में जो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत आपको, ये और ये, ठीक है। नहीं, इनके बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस एग्जांपल्स याद रख लेना। इसके क्वेश्चन बनेंगे तो मतलब मेनली एनसीईआरटी के अंदर जो कवर किए गए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन के बारे में बहुत रेयरली बताया गया, मैं थोड़ा सा एडवांस बता दूंगा। काइटिन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया गया है, हाँ काइटिन के बारे में थोड़ा डिटेल्ड है, वही मैं बता दूंगा। और पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में इतना नहीं है, लेकिन उसे एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि हम लोग पास्ट में भी पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और मोनेरा, किंगडम मोनेरा पढ़ा था। तो उस टाइम पे पेप्टाइडोग्लाइकन क्या बनाती है? पेप्टाइडोग्लाइकन जल्दी बताओगे मुझे कोई? किसकी सेल वॉल? किसकी सेल वॉल? प्रोटिस्टा में रैपिड दिख रहा है, लग गया तो ना सर्वोदय में जाएगा सीधा। अरे बैक्टीरियल सेल वॉल, मोनेरा बोल रहा हूँ, मोनेरा में कौन आएंगे? बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर ही तो आएंगे। क्या पढ़ते हो तुम लोग यार?
बेकार है जिंदगी तुम लोग की। चुल्लू पर पानी लो, नाक डुबो, मर जाओ। अब इधर देखो, सबसे पहले मैं स्टार्च से शुरू कर रहा हूँ बेटा। अब ये तो पता होगा स्टार्च किसके अंदर एज फूड मटेरियल है, किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। हाँ सही कह रहा, आलू कह रहा है वो। आलू मतलब प्लांट का एक हिस्सा है, ट्यूबरस पार्ट है। ठीक है, देखो इधर देखो, मटर मिला के समोसा मिल जाएगा। इधर देखिए बेटा, इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। अच्छा एक चीज और है बेटा, इधर देखना, एक कैटेगराइजेशन को मैंने किसके बेसिस पे किया है कि उनके अंदर मोनोमर यूनिट्स कैसी थी, एक इनके फंक्शन के बेसिस पे किया जा सकता है। जैसे सपोज करो इसने बताया आलू, मतलब वो क्या कर रहा है, स्टोरेज करने का, फूड स्टोरेज का काम है, तो उसे हम लोग कह देंगे स्ट्रक्चरल, नहीं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। जैसे काइटिन है, चिटिन मत बोलना, सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज है। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल बेसिकली, जैसे सेलुलोज है प्लांट की सेल वॉल फॉर्म कर रहा है, काइटिन है फंगल सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो एक और कैटेगराइजेशन कर दे रहा हूँ इसके साइड में, ये तो मैंने करा था इनकी मोनोमर यूनिट के बेसिस पे, एक कैटेगराइजेशन मैं कर दे रहा हूं इनके फंक्शन के बेसिस पे कि इनका फंक्शन किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के फंक्शन के बेसिस पे एक को कह दे रहा हूं मैं स्टोरेज, जो भी फूड स्टोरेज करने का काम करेगा, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और दूसरे हो जाएंगे कौन से, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है जी। अब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, इसमें है एक तो स्टार्च जो प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, दूसरा है ग्लाइकोजन जो एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड होगा, उसके अलावा होता है इनुलिन जो डलहिया और आर्टिक चोक नाम का एक प्लांट होता है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है जैसे काइटिन, काइटिन जो फंगल सेल वॉल में मिलेगा और आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर मिलता है, उसके अलावा सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल में मिलेगा, उसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन जो आपको बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलेगा। तो मैंने इनके फंक्शन के बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन कर दिया है कि ये स्टोरेज करने का काम करते हैं या स्ट्रक्चरल रोल पे करते हैं। स्टोरेज कर रहे हैं तो ये है, और स्ट्रक्चरल है तो ये वाले मॉलिक्यूल हो गए। क्लियर है मेरी बात सभी को, पक्का क्लियर है? अब आ जाते हैं वापस अपने इसके ऊपर, किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर। तो मैंने बताया कि स्टार्च जो होता है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर, और ये एक तरीके से होमोपॉलीसेकेराइड भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था होमोपॉलीसेकेराइड में, और साथ साथ में ये अभी लिखा है क्या था, स्टोरेज या स्ट्रक्चरल, क्या है, स्ट्रक्चरल है, पॉलीसेकेराइड है ना बेटा, जैसे तू नशे वैसे करके आता क्लास में जैसे मम्मी खाने के साथ में बाद में हल्की सी ब्रांडी गरम दे देती हो, गर्म पानी में डाल के, नहीं बेटा ले गला खराब नहीं होगा, है? क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, स्टोरेज, और मैं वहां पे रुका हुआ हूँ, एस के आगे मैंने डॉट लगा दी 2 बार कि मैं क्या लिखूं, तो बोल रहा भाई स्टोरेज लिख दो, नहीं स्ट्रक्चरल लिख दो, मुझे स्टोरेज लिखना था। देखो मैंने सही लिखा था, कॉन्शियस माइंड सही है, काम करता है बिल्कुल। तो ये क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था ये केवल बना होता है, इसके जो मोनोमर्स है, मोनोमर है वो होता है अल्फा ग्लूकोज। क्या है, अल्फा ग्लूकोज, जो बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज 2 तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे कैसे, तो उससे पहले आपको स्टार्च की 2 फॉर्म समझनी पड़ेगी। स्टार्च ना बहुत कम कंसंट्रेशन में, लगभग 15 से 20% कंडीशंस में स्टार्च फॉर्म होता है अमाइलोज की फॉर्म में, और 80 से 85%, 80 to 85% टाइम स्टार्च प्लांट में अमाइलोपेक्टिन नाम का
फॉर्म बनाता है। तो ध्यान से सुनना, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च के टाइप हैं। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च की फॉर्म है। बहुत कम कंडीशन में अमाइलोज बनता है, ज्यादा कंडीशन में अमाइलोपेक्टिन बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो अमाइलोज होगा, यहाँ पे जो अमाइलोज होगा, ये आपका एक अनब्रांच्ड लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है। लीनियर चेन अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो अमाइलोपेक्टिन है बेटा, ये आपका एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो अमाइलोज है, अमाइलोज के अंदर आपको केवल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ पे ये एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा ग्लूकोज है, चौथा ग्लूकोज है, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज लगा दीजिए आप। अब ये एक लीनियर चेन बनी है। इस लीनियर चेन के बीच में ये पहला अल्फा ग्लूकोज दूसरे अल्फा ग्लूकोज से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से जुड़ा हुआ है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से जुड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे बॉन्ड जो मैंने बनाए हैं, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाए हैं, है ना। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये केवल अमाइलोज का है। इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं आपके सामने अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ब्रांचिंग कितने बाद में होती है? तो 18 से 20 शुगर के बाद में, 18 टू शुगर रेसिड्यूज के बाद में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एक ब्रांच निकलती हुई नजर आएगी। तो जहां भी ब्रांच पॉइंट होगा, वहां पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। मैंने क्या बताया? इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं थी, लीनियर चेन थी, तो अल्फा 1,4 था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तो मैं बना नहीं पाऊंगा। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब इसका लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनता है अमाइलोपेक्टिन के अंदर, उसमें तो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी। लेकिन सपोज करो ये यहां तक 18 से शुगर 20 रेसिड्यूज कंप्लीट हो गए। 18 से 20 मतलब ये तो 3-4 ही है, 18 शुगर लगी होनी चाहिए या 20 शुगर लगी होनी चाहिए। 20 शुगर के बाद में एक ब्रांच निकलेगी। तो ये वाला जो ग्लूकोज होगा ना, ये वाला जो ग्लूकोज होगा, इसके फर्स्ट कार्बन से एक ग्लूकोज के 6th कार्बन तक एक बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक, और वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। और यहां से फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। और देखो ध्यान रखना, केवल जहां पे ब्रांच पॉइंट था, वहीं पे केवल आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। रादर इस ब्रांच के शुरू होने के बाद में इनके बीच में भी आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही मिलने वाला है। मेरी बात क्लियर है सभी को? मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने बोला कि लीनियर चेन है अमाइलोज की। अमाइलोज के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? केवल और केवल लीनियर चेन है, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल रहा है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको ब्रांच स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो इसमें दोनों बॉन्ड मिलेंगे। इसमें लीनियर चेन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा, और जहां जहां ब्रांच पॉइंट होगा, वहां वहां अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलने वाला है। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन के अंदर सुनना ध्यान से, जहां पे लीनियर स्ट्रक्चर था वो आपका अल्फा 1,4 लिंकेज फॉर्म कर रहा था, और जहां जहां ब्रांच पॉइंट था वहां अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म कर रहा था। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अब आप लोगों ने एक स्टार्च आयोडीन टेस्ट पढ़ा था, याद है? फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, तो वहां पे एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया था शुरुआत में, बिल्कुल जब शुरुआत करी थी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या देखा था कि जहां पे भी कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जिस भी हिस्से में प्रेजेंट होगा, अगर हम उसके ऊपर आयोडीन को डालते हैं, तो आयोडीन के साथ में स्टार्च रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ब्लू कलर की फॉर्मेशन करता है नहीं करता? तो स्टार्च में ऐसा क्या है जो आयोडीन के साथ में रिएक्ट कर पाता है? तो ध्यान रखना, इस बात के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। स्टार्च बेटा क्या करता है? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म करता है, या हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो आयोडीन को होल्ड कर पाता है। और इसी कारण आयोडीन उसके साथ में होल्ड होने की वजह से वहां पे ब्लू कलर की फॉर्मेशन कर देगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जो स्टार्च है, उस स्टार्च के अंदर आपको हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है, जिस वजह से, जैसे सपोज करो
ये अमाइलोज ने ऐसे करके एक हेलिकल सा स्ट्रक्चर बना लिया, लीनियर चेन में ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जब भी हम इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन इसके हेलिकल्स के अंदर होल्ड हो जाएगा, जिस वजह से ये ब्लू कलर की फॉर्मेशन करता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट कैन फॉर्म सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर इट कैन होल्ड आयोडीन, it can hold iodine and give blue color on starch iodine test। जब भी हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे तो वहां पे ये ब्लू कलर की फॉर्मेशन करेगा। बाकी जैसे सेलुलोज है, इसको कंपैरिजन करके बताया गया एनसीईआरटी में कि सेलुलोज के साथ में कंपेयर किया जाए तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, ऐसा होता है, स्ट्रेट चेन, ऐसे बहुत सारी स्ट्रेट चेन अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज सॉरी ऐसे लगे होते हैं। तो अगर आप इसके बीच में आयोडीन को डालते भी हो ना, तो आयोडीन को होल्ड करने के लिए इसमें कोई भी हेलिक्स या हेलिकल पार्ट नहीं होता, जिस वजह से सेलुलोज कोई आयोडीन होल्ड नहीं कर पाएगा। क्लियर सभी को जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने स्टार्च पढ़ा, ये मैंने किसके लिए बनाया था, ये मैंने सेलुलोज के लिए बनाया था। अभी सेलुलोज को भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये कैन नॉट होल्ड, it cannot hold iodine due to absence of helical structure। ये हेलिकल स्ट्रक्चर की एब्सेंस की वजह से आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। अब आते हैं बात किसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। तो देखिए glycogen is a stored form of carbohydrate in animals and also in humans also। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिख दे रहा हूं कि it is stored form of carbohydrate in animals as well as human। It is also a homopolysaccharide, and storage polysaccharide। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, मैं दिखा भी दूंगा। अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बुक खोलूंगा, उससे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, और प्रीवियस ईयर नीट के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी आपको मिल जाएंगे इससे क्वेश्चन। तो ये एक होमोपॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। और दूसरी बात इट इज मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन। ये अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांच्ड होता है। मतलब अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च की फॉर्म थी, उसके अंदर आपको ब्रांचिंग कितने पॉइंट पे मिल रही थी, वहां पे ब्रांचिंग कितने शुगर के बाद थी, 18 to 20 शुगर्स के बाद में। लेकिन ग्लाइकोजन में आपको जो ब्रांचिंग मिलेगी, यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती हुई मिलेगी, वो केवल 8 से 11 शुगर रेसिड्यूज के बाद में मिलेगी। 8 से 11 शुगर के बाद में एक ब्रांच, 8 से 11 शुगर के बाद में एक ब्रांच, वहां पे 18 से 20 शुगर के बाद में एक ब्रांच निकल रही थी। तो ज्यादा ब्रांचिंग तो इसके पास हो गई, ग्लाइकोजन के पास में हो गई। मतलब आप ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो देखो, इसके लीनियर स्ट्रक्चर में वही बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगा। लेकिन जहां जहां ब्रांच पॉइंट होंगे वहां वहां आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप ब्रांचिंग दिखा दीजिए इसकी करते हुए, ज्यादा ब्रांचिंग बना दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा ब्रांचेस बना दीजिएगा। और ये जो मैं बना रहा हूं ना आपके सामने, ये बेटा बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे अल्फा ग्लूकोज हैं। ये सारे के सारे क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। और इन सारे अल्फा ग्लूकोज को कौन बाइंड करके रख रहा है, यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और जहां जहां ब्रांच पॉइंट है वहां वहां कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने के लिए मिल रहा है। तो इस ग्लाइकोजन का
इस ग्लाइकोजन का जो मोनोमर होता है, ठीक है, वो होता है अल्फा ग्लूकोज, और बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, मल्टीपल अल्फा ग्लूकोज एक दूसरे के साथ में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का क्लियर है? डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना? स्टार्च क्या था, स्टार्च की फॉर्म क्या थी? स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड था। हालांकि देखो वो भी होमोपॉलीसेकेराइड है, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, उसमें भी अल्फा ग्लूकोज था, इसमें भी अल्फा ग्लूकोज है। वहां पे और यहाँ पे अंतर बस इतना आ रहा है कि स्टार्च दो फॉर्म में प्रेजेंट था, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग थी। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जितना ब्रांच था उससे ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर आपको ग्लाइकोजन में मिल रहा है। मतलब 8 से 11 शुगर के बाद में लगातार ब्रांचिंग होती चली जा रही है, और जो बॉन्ड वहां पे ब्रांचिंग में हो रहे थे वही बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। वहां पे भी लीनियर चेन में आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल रहा था, यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा। वहां पे भी आपको ब्रांच पॉइंट पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल रहा था, यहाँ पे भी आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए अब तीसरा मॉलिक्यूल पढ़ लेते हैं हम लोग, दैट इज इनुलिन। वो भी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है और साथ में होमोपॉलीसेकेराइड होता है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बेटा हमारा, दैट इज इनुलिन। तो ध्यान से सुनिएगा, इनुलिन। इनुलिन की मोनोमर यूनिट होती है फ्रक्टोज, और बहुत सारे फ्रक्टोज बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेंगे। यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा? बीटा 1,2। ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, देखो स्टार्च और ग्लाइकोजन में दोनों में बॉन्ड एक जैसे थे, यहाँ पे बॉन्ड अलग है। और इनुलिन के अंदर बहुत सारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पे दोनों के अंदर क्या थे? ग्लूकोज थे, तो उनका मोनोमर ग्लूकोज था, इसका मोनोमर फ्रक्टोज है। तो इट इज इनुलिन, इट इज ऑल्सो a homopolysaccharide of fructose binded together by beta 1,2 glycosidic linkage, by beta 1,2 glycosidic linkage, or it is a kind of storage polysaccharide और ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के तौर पे सब में काम नहीं करता। ये कुछ तो, एक तो ट्यूबर्स ऑफ डलहिया, डलहिया एक प्लांट होता है, उसके अंदर जो ट्यूबर्स बनते हैं उसमें इनुलिन बनता है। और एक प्लांट होता है जिसे हम लोग आर्टिचोक कहते हैं, इस प्लांट के अंदर आपको ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड मिलेगा या स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के तौर पे एक्ट करता हुआ मिलेगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, सभी लोग ऊपर देखें एक बार। एक्सक्रीटरी चैप्टर याद है आपको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट याद है आपको? क्या बताया गया था? जीएफआर क्या होता है? व्हाट इज जीएफआर? 1 मिनट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट हमारी ग्लोमेरुलस तैयार कर रही थी, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? जीएफआर कह रहे थे। तो कितना था जीएफआर हमारा? 125 ml पर मिनट, पर मिनट था। थैंक यू साहब, आपने मुझे बताया, ठीक है, थैंक यू। अरे अवार्ड वार्ड है तो दे दो इस भाई को। है अप्रोक्स 180 लीटर, नहीं सही है। मेरे को वो नहीं पढ़ाना, मुझे कुछ और बताना है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो इनुलिन मॉलिक्यूल है ना बेटा, इसे क्या करते हैं हम लोग ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ना, मतलब रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये हमारी बॉडी सिक्रेट कर देती है। तो सपोज करो ये, और रिलीज भी कैसे फॉर्म में करेगी? सिक्रेट ही करेगी बाहर, तो यूरिन के फॉर्म में बाहर रिलीज होगा। तो अगर किसी भी पर्सन के जीएफआर को मेजर करना हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, तो हम इनुलिन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर इनुलिन को इंजेक्ट करते हैं, तो जितनी अमाउंट में वो उसके यूरिन से रिलीज होगा उसके हिसाब से पता कर पाएंगे कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन रेट किस हिसाब से था। तो इट इज यूज्ड टू मेजर जीएफआर इन ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं लास्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं, इट इज यूज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जीएफआर इन ह्यूमंस,
अब अगला मॉलिक्यूल है हमारा काइटिन। तो काइटिन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर किसी ने चिटिन बोला तो उसमें चांटे बजा दूंगा मैं ठीक है, चिटिन नहीं बोलना है, काइटिन है। क्या कह रहा है? तो क्या कहना चाहता है, तो इसे क्या बोलूं मैं? देखो, काइटिन एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और साथ में ये जो है एक तरीके का होमोपॉलीसेकेराइड भी है। और यहाँ पे ना एक स्पेशल शुगर होती है, उसे अमीनो शुगर कहते हैं, या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ग्लूकोज अमीन। ग्लूकोज अमीन अमीनो शुगर का टाइप है, मतलब शुगर मॉडिफाई होकर ग्लूकोज शुगर बनती है और अमीनो शुगर बनती है, सॉरी। और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये जो शुगर्स होती हैं वो थोड़ी अलग होती है, मतलब मॉडिफाइड शुगर्स हैं ये, जिससे ये काइटिन बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसको बनाने के लिए जो मोनोमर था, उस मोनोमर का नाम था आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है, ये एक तरीके से अमीनो शुगर है, अमीनो शुगर है या नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर है, जिस वजह से इसको नाम दिया जा रहा है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। क्लियर है मेरी बात सभी को? पक्का क्लियर है? चलिए, तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होगी, होमोपॉलीसेकेराइड हो गई, और इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन हो गया। अच्छा, इसके अंदर बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? तो बेटा इस बात को आप ये समझिएगा कि काइटिन के अंदर आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें आपको बहुत सारे नेग मॉलिक्यूल बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हुए मिलेंगे, मतलब बहुत सारे नेग यूनिट्स के बीच में आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल। एक तो फंजाई की सेल वॉल्स बनाने का काम करता है ये, और दूसरा फंगल सेल वॉल के अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स। ये ऑर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये दो जगह पे आपका काइटिन है। अब एक और है हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड, जिसे हम लोग कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज के लिए मोनोमर जो होगा वो होगा बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज, और बहुत सारे बीटा ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होंगे। अब लेकिन ये ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होता, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है बेटा। और ये प्लांट के अंदर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब प्लांट सेल को सेल वॉल बनाने का काम ये करता है। और ह्यूमंस के पास में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक डाउन कर सके। इस वजह से हम हाई सेलुलोजिक रिच फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। और आप एक चीज और समझ लीजिएगा, जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब काऊ, बफेलो, जिनके पास में भी कंपाउंड स्टमक होता है। कंपाउंड स्टमक का मतलब है जैसे हमारे पास में जो स्टमक है वो सिंपल स्टमक है, उनके पास में क्या होता है, उनके स्टमक के कई कंपार्टमेंट बटे होते हैं। तो उनके कंपार्टमेंट का एक मतलब एक कंपार्टमेंट का नाम होता है र्यूमन। तो जिनके स्टमक में र्यूमन प्रेजेंट होता है वो रूमिनेंट कहलाते हैं। और रूमिनेंट्स के वो हाई सेलुलोजिक फूड खाते हैं, तो उनके पास भी एंजाइम नहीं होता है डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन उनके उस र्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिथानोजेंस। याद है आपको मिथानोबैक्टीरियम? आर्किबैक्टीरिया का एक टाइप था। वही मिथानोजन उनके सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाते हैं।
इसीलिए वो सेलुलोजिक फूड को डाइजेस्ट कर पा रहे। मतलब उनके पास में खुद की कोई मशीनरी नहीं है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते। उनके अंदर भी एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बैठा हुआ है जो उस सेलुलोज को खा रहा है और डाइजेस्ट कर रहा है और उनको न्यूट्रिशन दे रहा है। हमारे पास में वो मेथानोजेंस नहीं होते, जिस वजह से हम भी डाइजेस्ट नहीं करते और ना हमारे पास एंजाइम्स होते। क्लियर है मेरी बात सभी को? क्या है सेलुलोज के बारे में? और हमारे पास कोई इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंजाइम नहीं है। हमारे डाइजेस्टिव जूसेस में बहुत सारे जूसेस के अंदर अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं, बट ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सके। क्लियर है? हमारे पास में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक या अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास है, लेकिन इसके लिए नहीं है, बीटा के लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेलुलोज के बारे में लिख दे रहा हूं जो जनरल पॉइंट्स है। एक तो हो जाएगा कि इट इज अ चीफ इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट फ्रेमवर्क। ये प्लांट के अंदर जो फ्रेमवर्क बनता है उसका चीफ इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और यहां पे ये बना होता है बीटा ग्लूकोज से, विच इज होल्ड टुगेदर या लिंक टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड लास्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम्स। और इसमें बेटा एक चीज और आप लिख देना कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सा होता है। इसमें बहुत सारे ये बीटा ग्लूकोज है, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज हैं, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज हैं जो लीनियरली एक दूसरे के साथ में इस तरीके से लगे हुए हैं। दीज ऑल आर बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इनके बीच में आपको मिलेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और मैंने कल आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताई थी अरे हाँ तो करो यार, मतलब हाँ करने को तैयार नहीं, बोला हाँ कर देंगे तो पूछ लेगा मतलब बताई थी ना, क्या होती है वो क्या होती है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर? फेलिंग रीजन का नाम दिया था मैंने आपको, वो शुगर जो रिड्यूस कर दे फेलिंग्स रीजन को, मतलब जो ब्लू कलर के सी, अरे ऐसा देखिए, जो फेलिंग्स रीजन था उसका जनरल कलर होता है ब्लू, और उसके अंदर होता है कंपोजिशन Cu2+। और अगर आप उसे रिएक्ट कराओगे किसी शुगर के साथ में, ठीक है, अगर वो शुगर के अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, ये उसके साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने की वजह से वहां पे जो रेड कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी जो Cu+ की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसने जो शुगर फेलिंग्स रीजन के साथ में आने के बाद में रिड्यूस हो जाए उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी मतलब मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत लिख दिया है, मेरे को लिखना चाहिए था यहाँ पे कि जो शुगर फेलिंग्स रीजन को रिड्यूस कर देती हो, ये थोड़ा सा ये रहेगा, जो शुगर फेलिंग रीजन को रिड्यूस कर देती हो उन्हें हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। और ज्यादातर जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रिड्यूसिंग शुगर थे। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मैंने एक एग्जांपल बताया था, फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। तो यहाँ पे ना इनके अंदर क्या होता है, दो एंड है, एक राइट एंड एक लेफ्ट एंड। तो राइट एंड जो होता है इनका वो रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग एंड कहलाता है, और जो लेफ्ट एंड होता है इनका वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूं ताकि कोई भी चीज ना छूटे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो राइट एंड होगा वो रिड्यूसिंग होता है इनका,
और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। इसी तरीके से ग्लाइकोजन के अंदर भी आप ऐड कर लीजिएगा, राइट एंड इज reducing and left end is non reducing। ठीक है, अब आते हैं दो छोटे छोटे डिटेल्स बाकी है हमारे, फिर ये कार्बोहाइड्रेट की जय श्री राम हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक तो बचा है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, और साथ में ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं नेग प्लस नेम, नेग प्लस नेम। ठीक है, नेग प्लस नेम। और यहां पे आपको बॉन्ड मिलेगा मेरे हिसाब से बीटा 1,4। हाँ, तो यहां पे आपको बहुत सारे नेग एंड नेम यूनिट्स ऑल्टरनेटिवली जुड़े हुए मिलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के को फॉर्म करने का काम करेगा। और लास्ट है हमारा हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के अंदर दो चीजें होती हैं, इसके अंदर एक तो ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है सबसे पहला, आप याद रखना, हालांकि एनसीईआरटी में ये बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। और साथ में ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ये हमारे अंदर कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा और जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको सीमेंट करने का काम करता है ये, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी है ये। और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो दो हैं, नेग और डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। इसके जो मोनोमर हैं वो होता है एक तो डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और नेग। और इसमें इनके बीच में जैसे सपोज करो डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड नेग, फिर डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड फिर नेग, ये सब जुड़े होते हैं बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इनके बीच में जो बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इनके बीच में जो लिंकेज मिलने वाला है वो है बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसके फंक्शन की बात करी जाए तो इट इज सीमेंटिंग मटेरियल एंड प्रेजेंट इन कार्टिलेज, ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज के अंदर एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एनिमल सब यूनिट इनकी क्या होती है, बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। ठीक है जी, बॉन्ड्स सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, दोनों बॉन्ड है इसमें क्योंकि ब्रांचिंग दोनों में हो रही है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। क्लियर है मेरी बात आपको? ब्रांचेस सेलुलोज के अंदर नहीं होगी, अमाइलोज के अंदर नहीं होगी, अमाइलोपेक्टिन के अंदर होगी और ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग होगी। स्ट्रक्चर देखिए डायग्राम, ये सीधे लीनियर चेन है, ये भी लीनियर चेन है क्योंकि दोनों में ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन आप देखें अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांच निकलती हुई नजर आ रही है, ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांच निकलती हुई नजर आ रही है। अगर उसका जनरल शेप देखा जाए, सेलुलोज सीधा स्ट्रक्चर है, अमाइलोज के अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है लीनियर। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिली, और जितनी ब्रांचिंग आपको मिल रही है उससे ज्यादा ब्रांचिंग आपको किसमें मिल रही है, ग्लाइकोजन के अंदर। सीधी सी बात है, क्लियर है सभी को बात? पक्का।
अब ये सारे नोट्स जो है ना कॉपी में लिख लेना। अब कैसे लिखोगे?